बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start the chapter number 9 of class 10th, and the book of class 10th is chemistry, and the name of the chapter is chemical equilibrium. Students, my name is Ahsan Khan and I am here to teach you chemistry. So, kindly put out your chemistry book and a notebook with a lead pencil to write down the lecture. Students, जैसा कि आपको बताया गया कि चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम आज हम वर्क फॉर डे 1 में स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, बुक के स्टार्ट में ही पेज नंबर 1 पे आपको चैप्टर का नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है और उसी में हम मेजर टॉपिक से स्टार्ट करेंगे डिस्कशन को। तो आप अपने बुक के पेज नंबर 1 पर आ जाइए। तो स्टूडेंट्स, नंबर 1 पे 9.1 लिखा हुआ है। इस 9.1 का क्या मतलब है? यहाँ पे 9 का मतलब आपका चैप्टर एंड 1 का मतलब फर्स्ट आर्टिकल है। तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो बेसिकली यही जो आर्टिकल है ये मैंने सामने भी मेंशन किया है। हम पहले थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं रिलेटेड टू टॉपिक्स एंड लर्निंग आउटकम्स, फिर हम स्टूडेंट्स रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम से अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसके बाद 9.2 जो स्टूडेंट्स हमारी हेडिंग है, इट इज़ लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। तो बेसिकली हम इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी डिस्कशन करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डेरिवेशन के रिजेंबलनेस की बेस पर हम बेसिकली इस चैप्टर में बहुत सी एग्जांपल्स एंड न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे जो कि इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज में भी न्यूमेरिकल्स अवेलेबल हैं और कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स में हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, थर्ड जो टॉपिक है हमारा वो बनेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। ठीक है, कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे और उसके यूनिट्स की डिस्कशन करेंगे। एंड लास्ट पे 9.4 हमारा स्टूडेंट्स टॉपिक होगा जिसका नाम है इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या चीज़ देखेंगे, इम्पॉर्टेंस देखेंगे। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास स्टूडेंट्स मेजर टॉपिक हैं। इसके साथ साथ अगर आप लर्निंग आउटकम में आएँ तो लर्निंग आउटकम में इन्हीं टॉपिक्स को थोड़ा सा एक्सपैंड करके जो इनके अंदर मेजर डिवीजन्स हैं उनके बारे में बताया गया। जैसे पहला टॉपिक का जो आगे से आप कह लीजिए सब टॉपिक होगा लर्निंग आउटकम में जो हम पढ़ेंगे, वो बेसिकली होगा डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम इन टर्म ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए, हमारी इस बुक में इस चैप्टर में बेसिकली ये जो वर्ड रिवर्सिबल रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है। बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा इसका नाम भी क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन।
ये क्या है, अभी थोड़ी देर तक हम इसके डिस्कशन में चलते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनकी डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हम लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। सेम हम फिर स्टेट द नेसेसरी कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे फॉर द इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम की जो स्टेट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे जो नेसेसरी हैं, एंड द वेज दैट इक्विलिब्रियम कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। और फिर हम वे देखेंगे, वो रास्ता देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम जो है उसकी पहचान कैसे होती है। आप वर्ड इक्विलिब्रियम को अंडरलाइन करके इसकी साथ जो इसका सिमिलर वर्ड लिख सकते हैं सिंपल, वो आप लिखेंगे बैलेंस। क्या वर्ड लिखेंगे? बैलेंस, यानी तवाज़न। लास्ट पे स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक है, बल्कि सब टॉपिक है, राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ अ रिएक्शन, कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स मेजर टॉपिक्स आ गए। उसके बाद हमने ये बेसिकली लर्निंग आउटकम्स को देखा। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो होपफुली आपने सुनी हैं और नो डाउट इन्हीं टर्म्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो न्यू हैं, क्योंकि अभी आपकी क्लास 10 स्टार्ट हुई है और केमिस्ट्री आप 9 चैप्टर से अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी। तो मेरे साथ साथ रहिए, लेक्चर को नोट भी करिए, इसको प्रॉपरली रीड करिए और कोशिश करिए कि इस लेक्चर में और आगे फर्दर जितने भी लेक्चर्स आएँ उनमें आप जितने MCQs बना सकते हैं इंटरनल, वो उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे आपकी स्टडी को और उसके साथ साथ आपको इस काबिल बनाएंगे कि आप प्रॉपरली जो है वो रीडिंग कर सकें, ठीक है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स अब हम आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ है इसको आप खुद रीड करेंगे। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके प्रीवियस जो क्लास है उससे रेलिवेंट है। फिर पेज नंबर 2 पे अगर हम आ जाएं तो पेज नंबर 2 पे एक छोटी सी डायग्राम है और उस डायग्राम से उन्होंने एक सिंपल वे से आपको बताने की कोशिश की है कि आपके इन्वायरमेंट में बैलेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तवाज़न का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायग्राम हमें क्या सिखा रही है, अगर आप देखें तो डायग्राम ये सिखा रही है कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स इस दुनिया में हैं या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, मीन टू से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। लेकिन ड्यूरिंग डे टाइम ऑल द डे उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं, उनको ज़रूरत होती है और उसके रिटर्न में जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन गैस जो है वो इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करते हैं और वही ऑक्सीजन गैस जो है वो ह्यूमन बीइंग यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। इससे एक बैलेंस हमारे इन्वायरमेंट में क्रिएट है जो बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि आप अपने इन्वायरमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को लगाएं, ठीक है। रिफॉरेस्टेशन करें, डिफॉरेस्टेशन से बचें। आप डिफॉरेस्टेशन बिल्कुल ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो प्लांट्स जो हैं उनकी रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी और आपका इन्वायरमेंट दिन ब दिन लॉस की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छी डायग्राम से इन्होंने चैप्टर का स्टार्ट लिया है और ये बताने की कोशिश की है कि बेसिकली हमने चैप्टर में जो चैप्टर का जो मेन हेडिंग है, बल्कि चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी केमिकल्स को बैलेंस करने के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स ये डायग्राम के ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ और नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ है, उसे आपने रीड कर लेना है थोरोली, तो आपको कुछ यही बातें सुनने को मिलेंगी और समझने को मिलेंगी जो आपको बताई गई हैं। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं।
टॉपिक का नाम लिखा हुआ है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। टॉपिक पे अभी भी जाने के लिए हमें एक दो बातें अपनी जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ी थी उन्हें रिवाइज करना पड़ेगा। तो आइए उन्हीं से स्टार्ट लेते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन को राइट करते हैं तो उस रिएक्शन को राइट ऐसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि जी मेरे पास हाइड्रोजन गैस है प्लस मेरे पास ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस ये हमेशा कंबाइन करके वाटर बनाएंगी। बेसिकली जो बेसिक रिएक्शन है वो इनका ये होता है। अब इसमें देखिए बैलेंस हमें पहले रिएक्शन को करना पड़ेगा। उसके लिए आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब अगर इसकी बेस में 2 ऑक्सीजन हैं और ऐसे ही ऑक्सीजन के बेस में हम 2 लगा दें तो नो डाउट रिएक्शन तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वाटर नहीं बनेगा। वाटर बनाने के लिए हम जो 2 इसकी बेस में लगा रहे थे वो बल्कि हम इसके मोल्स में लगाएंगे। 2 लगाने से ऑक्सीजन 2 कंप्लीट, लेकिन हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। हाइड्रोजन को स्टूडेंट्स 4 करने के लिए हमें इसके हाइड्रोजन में भी लेफ्ट साइड पे क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। इस तरह ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। दूसरा, इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एज अ टेम्परेचर देना पड़ेगा और एक प्लाटिनम नाम का कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। बुक के ऊपर फर्स्ट रिएक्शन आपको यही नजर आएगा। ये पीटी का मतलब प्लाटिनम है और ये एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो आपके केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, रिएक्शंस को फास्ट कर देते हैं और जल्द अज जल्द उनको कंक्लूजन की तरफ लेकर आते हैं। चलिए अब इसमें एक दो बातें और सीखते हैं जो कि बताने के लिए मैंने ये रिएक्शन यहाँ पर राइट की है। देखिए, हमेशा आपने ये पढ़ा भी है और आपको पता भी होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट साइड पे जो चीज़ होती है जो आपस में कंबाइन करती है उसको हम क्या नाम देते हैं? रिएक्टेंट्स। क्या नाम देते हैं? रिएक्टेंट्स। और राइट साइड पे जो उसका रिजल्ट आता होता है रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने की वजह से उसको हम क्या नाम देते हैं? प्रोडक्ट्स। क्या नाम देते हैं? प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये एक सिंपल बात है। तो आपने याद रखना है रिएक्टेंट्स लेफ्ट साइड पे होते हैं, प्रोडक्ट को राइट साइड पे रखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक बात जो हमने सीखी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट की थी। इसके बाद अब क्योंकि हमने केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर दिए हुए हैं तो हम एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस को इस चैप्टर में क्लासिफाई किया गया है। क्या किया गया है? क्लासिफाई या क्लासिफिकेशन जो है वो केमिकल रिएक्शंस की प्रोवाइड की गई है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 तरह के केमिकल रिएक्शंस हैं इस चैप्टर में जिनको हमने पढ़ना है। पहला रिएक्शन है आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है जी? रिवर्सिबल रिएक्शन। और सेकंड जो है वो हमारे पास है इरिवर्सिबल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है स्टूडेंट्स? इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि सर ने जब क्लासिफिकेशन ही बतानी थी रिएक्शन की या रिएक्शंस की तो इन्होंने पहले ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स वगैरह क्यों बताए? देखिए, ये बेसिकली रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट जो हैं ये एक रिएक्शन की बेस होते हैं। इनका अगर आपको नहीं पता होगा तो केमिकल रिएक्शन को राइट करने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको ये बताया था कि मेन हेडिंग आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम की है, तो उस हेडिंग को प्रॉपरली डिस्कस करने के लिए हमें सबसे पहले किसके बारे में पता होना चाहिए? रिवर्सिबल रिएक्शन को। तो इसी को समझने के लिए यहाँ पे मैंने 2 टाइप्स लिख दी। एक तो रिवर्सिबल रिएक्शन है और एक उसके साथ एडिशनल हमारे पास कह लीजिए टाइप है या क्लासिफिकेशन है, वो बेसिकली हमारे पास क्या है? इरिवर्सिबल
रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, आइए अब इनकी डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि हमने थोड़ा सा जो पहले पढ़ लिया है उसकी रीडिंग साथ साथ कर लें, ताकि आप साथ साथ मार्क भी कर लें और आपके लिए इजी भी हो। तो टॉपिक के स्टार्ट से ही रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। आइए पेज नंबर 2 पे हेडिंग मेन 9.1 रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेस दैट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ये आपके पास सिंपल सी डेफिनेशन है रिएक्टेंट्स की कि जो सब्सटेंसेस जो हैं, प्योर पीस ऑफ मैटर जो होते हैं, जब वो आपस में कंबाइन करते हैं दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। और फिर आगे से कि द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट। और जो नए सब्सटेंस बनते हैं वो बेसिकली क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट। कैसे? ये देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन की एग्जांपल आपको दी गई थी, तो हाइड्रोजन एक गैस थी। ऑक्सीजन की एग्जांपल दी गई तो वो भी एक गैस थी, ठीक है। लेकिन जब इनके रिजल्ट आया तो बेसिकली वो वाटर लिक्विड स्टेट में था, तो वो एक न्यू सब्सटेंस कंसीडर होगा। इन्हें मार्क कर लीजिए, रिएक्शन आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मूव करते हैं जी रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल की डेफिनेशन की तरफ। देखिए, जहां तक इनकी डेफिनेशन की बात है तो मैं ये आपको बताता चलूं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। पहले हम इनके बारे में देखते हैं। दोज रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स कैन recombine to form reactants। मैंने इसको सिंपल वे में लिखने की कोशिश की ताकि मैं आपको समझा सकूं। देखिए, रिवर्स का मतलब क्या होता है? रिवर्स, जैसे हम अक्सर कहते हैं रिवर्स गियर डालिए, गाड़ी को रिवर्स करिए, ठीक है। रिवर्स का मतलब बैक होगा, अगर हम सिंपल वर्डिंग में याद रखें। एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, सिंपल हमने कहा कि वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनाएगा, ऐसा ही है। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट्स में प्रोडक्ट तो बनती हैं लेकिन वो रिवर्स आता है। रिवर्स आने का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट्स होंगी वो दोबारा रिकम्बाइन करेंगी, दोबारा आपस में रिकम्बाइन होकर बैक वापस आएंगी और वापस आके क्या बना देंगी? रिएक्टेंट्स। इस तरह के केमिकल रिएक्शंस की बात की जा रही है। दोज रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट्स, जिसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिकम्बाइन होकर दोबारा क्या बना देंगी? फॉर्म रिएक्टेंट्स, यानी दोबारा रिएक्टेंट्स को बना देंगे। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन को याद रखने के लिए कि ये कब कब होगा, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है स्पेसिफिक एरोस के साथ। और वो एरोस कुछ इस तरह के हैं कि एक एरो की डायरेक्शन आगे की तरफ होगी और एक एरो की डायरेक्शन पीछे की तरफ यानी बैक होगी, ठीक है। तो ये एक आगे की तरफ यानी फॉरवर्ड की तरफ डायरेक्शन होगी और एक रिवर्स की तरफ। ये एरो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है रिवर्सिबल रिएक्शन को, और ये एरो बताता है कि बेसिकली जो रिएक्शन हो रहा है ये अभी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है। क्यों? जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बनेंगे तो रिएक्टेंट से दोबारा प्रोडक्ट्स बनेंगे, प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट्स बनेंगे, फिर प्रोडक्ट्स बनेंगे, यानी बार बार रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट एक दूसरे में कंबाइन होते चले जाएंगे, यानी एक दूसरे में वो बार बार चलते जाएंगे। तो हम ये बात भी कहते होते हैं कि हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये कॉन्टिन्यूसली जो हैं वो चलते रहते हैं। मीन टू से कि आप ये भी कहते हैं कि जब ये स्टार्ट किए जाते हैं इस तरह के रिएक्शन तो ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होते, ठीक है, बल्कि ये कॉन्टिन्यूसली चलते रहते, ठीक है। अब अगर आप इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन काफी हद तक रिवर्सिबल से मैच करेगी, लेकिन जहां पे हमने ये कहा है कि कैन रिकम्बाइन, वहां पे कैन नॉट आ जाएगा या डू नॉट आ जाएगा, क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जब ये रिएक्शन स्टार्ट होते हैं तो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना देते हैं, आप ऐसा कह लीजिए, या आप ये कह लीजिए कि प्रोडक्ट जो हैं वो दोबारा रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स नहीं बनाते,
ठीक है, बल्कि इनको रिप्रेजेंट किया जाता है और वो किया जाता है सिंगल हेडेड एरो से। सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करने का मतलब ही क्या है कि ये डायरेक्शन दे रहा है कि रिएक्शन एक दफा स्टार्ट होगा लेफ्ट साइड से यानी रिएक्टेंट से, और प्रोडक्ट पे जाके वो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली नहीं चलते, बल्कि जब वो स्टार्ट होते हैं तो स्टार्ट होने के बाद वो इजीली स्टेज पर जाकर स्टॉप हो जाते। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास रिएक्शन की क्लासिफिकेशन या टाइप्स कह लीजिए अवेलेबल थी। द फर्स्ट वन इज रिवर्सिबल एंड द सेकंड वन इज इरिवर्सिबल। ठीक है, चलिए अब इस पे आप बुक पर आ जाइए, जहां पे रिएक्शन है इसके बिल्कुल नीचे आपको डेफिनेशन मिल जाएगी जी। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, बहुत से रिएक्शंस में इन विच द प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, जिसमें प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिकम्बाइन नहीं होती, आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये आपके पास आ गई इरिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन। दूसरी बात, दे आर सपोज टू कंप्लीट, माना जाता है कि ये कंप्लीट हो चुके हैं। 2 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट है जी रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग आप नेक्स्ट पॉइंट में बना सकते हैं कि दे आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ सिंगल हेडेड एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान सिंगल हेडेड एरो जो है वो रिप्रेजेंट करेगा इरिवर्सिबल रिएक्शन को। अब आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे 100+ भी रिएक्शन लिख दिए जाएं और आपको पूछा जाए बेटा बताइए कि इनमें से रिवर्सिबल कौन से हैं और इरिवर्सिबल कौन से हैं, तो इस चीज़ को मैयर करने के लिए बेसिकली आप उसके हेडेड एरो को देखेंगे कि वो सिंगल हेडेड है कि डबल हेडेड है। अगर तो वो सिंगल हेड एरो है या सिंगल हेडेड एरो है, इट मीन्स दैट वो कौन सा रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। जिसकी एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में ही दे दी। ये जिस रिएक्शन में हमने वाटर बनाया था, इसको देखिए कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बिल्कुल दरमियान में जो एरो लगा हुआ है वो सिंगल हेडेड एरो है। इट मीन्स दैट ये रिएक्शन इरिवर्सिबल। लेकिन अगर किसी रिएक्शन के दरमियान डबल हेडेड एरो लगा होगा, इट मीन्स दैट वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो आगे चलते हैं। ये आपके पास तकरीबन 3 पॉइंट मौजूद हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन के। आगे ऑन द अदर हैंड आप इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे कुछ एडिशन करेंगे। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ही लिख सकते हैं आप, फिर रिएक्शंस के बाद आप कॉमा ऐड कर लीजिएगा, या फिर द रिएक्शंस भी लिख लें तो सही है। द रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, यानी जिसमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा रिकम्बाइन होके क्या बना देंगे, रिएक्टेंट्स बना देंगे, आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। ये डेफिनेशन हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट, दीज रिएक्शंस नेवर गो टू कंप्लीटिशन, कि ये कंप्लीट स्टेज पर नहीं जाते। फिर आप रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग बनाएंगे, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी इनको लिखने के लिए हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान डबल हेडेड एरो आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे सेपरेट करके लिख लेते हैं कि अब हम बात रिवर्सिबल रिएक्शन की कर रहे हैं पहले, और रिवर्सिबल रिएक्शन में हम एग्जाम्पल देखना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, मैं कहता हूं मेरे पास हाइड्रोजन गैस है H2, आयोडीन गैस है I2। ठीक है, तो ये जो इसके दरमियान स्टूडेंट्स एरो लगेगा ये रिवर्सिबल एरो है, और आपके पास जो प्रोडक्ट है वो 2HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट के दरमियान जो एरो लगा हुआ है बेसिकली ये डबल हेडेड एरो है, जो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन को। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और भी बताता चलूं कि इरिवर्सिबल एरो जो हैं वो हमने अभी पढ़ा कि स्टार्ट होकर स्टॉप हो जाते हैं। इट मीन्स डैट इनकी इतनी ज़्यादा डिटेल हम इस चैप्टर में नहीं करेंगे। बेसिकली हम डिटेल में डिस्कशन जो करेंगे वो रिवर्सिबल रिएक्शन की होगी। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो आइए अब इसमें मज़ीद चीज़ों को ऐड करते हैं और इसको अच्छी तरह समझते हैं। जहाँ पे हमने इतनी बातें समझ ली, यहाँ पे हम
डायरेक्शंस की बात करें, डायरेक्शंस दो ही तरह की होंगी, इसी रिएक्शन को कॉपी करते हैं H2 प्लस I2। देखिए ये पहला एरो जो आगे की तरफ जाएगा ये किस डायरेक्शन को शो करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन, फॉरवर्ड। और जब आपकी प्रोडक्ट बन जाएगी हाइड्रोजन आयोडाइड और ये प्रोडक्ट दोबारा बनाने की कोशिश करेगी रिएक्टेंट्स को, तो ये जो ऑपोजिट एरो लगेगा बेसिकली ये किस डायरेक्शन को शो करेगा, रिवर्स डायरेक्शन को। तो स्टूडेंट्स आपके पास दो तरह की डायरेक्शंस होती हैं, एक रिवर्सेबल रिएक्शन में एक फॉरवर्ड डायरेक्शन और एक रिवर्स डायरेक्शन। ठीक हो गया जी। अच्छा, कहते हैं दीज रिएक्शंस प्रोसीड इन बोथ वे, ये दोनों तरफ से हो सकता है। दैट इज दे कंसिस्ट ऑफ टू रिएक्शंस, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, ये इनकी डायरेक्शंस बताई गई। सो अ रिवर्सेबल रिएक्शन इज द वन विच कैन बी मेड टू प्रोसीड इन आइदर डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। कहीं से भी आप इसका स्टार्ट ले सकते हैं, रिएक्टेंट से आप बात कर लें या प्रोडक्ट से कर लें, कहीं से भी डिस्कशन कर सकते हैं, डिपेंड करती हैं कंडीशंस। ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये तो हमने रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। इतनी डिटेल में बताने का मकसद ये था कि आपको प्रॉपरली समझ आ जाए कि रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल रिएक्शंस क्या होते हैं। अगर आपको ये अच्छी तरह समझ आ गए हैं तो अब हमें बहुत ईजी होगा इसको आगे मूव करने। मैं फिल वक्त इनकी डायरेक्शंस को इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसी रिएक्शन में कुछ वर्किंग करनी है। आप इन डायरेक्शंस को लिख लीजिएगा। देखिए अब हम इस रिएक्शन के ऊपर ही फर्दर बात करते हैं और इसको समझते हैं। वो क्या है वो आप देख सकते हैं कि हमें इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। देखिए हाइड्रोजन जो है ये एक ऐसी गैस है जो कि कलरलेस होती है, जिसका कोई कलर नहीं होता। आयोडीन के बारे में याद रखिएगा कि ये पर्पल कलर की होती है और हाइड्रोजन आयोडाइड जब बनता है, इसकी प्रोडक्ट्स बनती हैं तो ये भी कलरलेस होती हैं। अब ये बताने का मकसद क्या है, रीज़न क्या है? रीज़न ये है स्टूडेंट्स के बेसिकली अब हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जा रहे हैं और एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं। देखिए आपने एक राउंड बॉटम फ्लास्क ली, जिस तरह के अगले पेज पे आपको बनी हुई नज़र आ रही होगी लेफ्ट साइड पे। आपने उस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर हाइड्रोजन गैस ली जो कि आपको नज़र नहीं आएगी क्योंकि वो बेरंग है, कलरलेस है। आपने आयोडीन गैस उसमें ऐड करवाने शुरू की, स्टार्ट की, तो क्या होगा कि आयोडीन का कलर तो पर्पल होगा। आप जैसे ही ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद एक स्पेसिफिक वे से उस बॉटम फ्लास्क को क्लोज किया जाएगा या क्लोज कर देंगे तो क्या होगा ये कि आयोडीन का जितना भी पर्पल कलर है वो सारे का सारा पर्पल कलर फेड होना शुरू हो जाएगा। फेड का मतलब कि वो धुंधला होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो हाइड्रोजन गैस है वो उस पर्पल कलर के साथ मिलकर, यानी हाइड्रोजन गैस आयोडीन गैस के साथ मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है, यानी प्रोडक्ट्स बना रहा है। और हम ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे पास यानी हाइड्रोजन आयोडाइड वो कलरलेस है। ठीक है, तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन में, किस रिएक्शन में? फॉरवर्ड रिएक्शन में। अब हम इसकी स्टेट्स को ऐड करेंगे, डायरेक्शन को। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा कि आपको कोई भी कलर नजर नहीं आएगा। आपकी जो फ्लास्क होगी राउंड बॉटम वो बिल्कुल जो है वो कलरलेस होगी। अब आप बुक पे जो डायग्राम लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं पेज नंबर 3 पे, उसमें आप देखिए हाइड्रोजन गैस को उन्होंने सर्कल बनाकर दिखाया है, उसके एटम्स को, और उनका कोई कलर नहीं है। उसके नीचे आयोडीन का साइज उन्होंने बड़ा किया हुआ है और उनका कलर शो किया है पर्पल। राइट साइड में जब वो फ्लास्क में लेकर गए तो आप एरो के ऊपर देखें, जो रेड कलर के 2 एरोज बने हुए हैं रिवर्सेबल के, एरो के ऊपर लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन, कि ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं, यानी रिएक्टेंट्स आपस में ऐड हो रहे हैं। और ऐड होके उन्होंने जब प्रोडक्ट बनाई तो आप अपनी नेक्स्ट राउंड बॉटम फ्लास्क में देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों आपस में क्या हो चुके हैं? ऐड हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड बन चुकी है। हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो स्टूडेंट्स कलरलेस है। ठीक है,
ये आपकी एक डायरेक्शन कंप्लीट हुई फॉरवर्ड। अब क्या होगा, क्योंकि ऊपर से आपने क्लोज किया हुआ है माउथ फ्लास्क का, तो हाइड्रोजन आयोडाइड एक गैस है, वो गैस बन के ऊपर जाने की कोशिश करेगी, लेकिन ऊपर उसको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, तो वो वापस नीचे आ जाएगी और उसकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगी। यानी हाइड्रोजन आयोडाइड अब टूटेगी, डिकम्पोज होके दोबारा रिएक्टेंट्स बनाएगी। दोबारा रिएक्टेंट्स बनाते वक्त उसकी डायरेक्शन जो है वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन। तो अब आप देख सकते हैं जैसे ही वो दोबारा स्प्लिट होगी, डिकम्पोज होगी, तो फिर पहली फ्लास्क वाली चीजें बनना, ये जो पहली राउंड बॉटम फ्लास्क है उसकी जो आपके पास क्वांटिटीज हैं वो आ जाएंगी। यानी हाइड्रोजन गैस दोबारा बन जाएगी और आयोडीन गैस दोबारा बन जाएगी। तो आपको आयोडीन का पर्पल कलर फिर बनता हुआ नजर आएगा। तो ये जितना भी अभी हमने बात की, अगर इसको समअप करके बात की जाए तो वो ये कि जैसे ही आप फ्लास्क के अंदर इनकी एडिशन करेंगे, एडिशन करते वक्त आयोडीन का कलर पर्पल होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो पर्पल कलर फेड हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में आपको पर्पलिश कलर जो कि बेसिकली आपकी आयोडीन गैस का है वो दोबारा नजर आएगा। इट मीन्स दैट कि इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप ये चीज मेजर कर सकते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन का रिएक्शन चल रहा है कि रिवर्स का। वो कैसे, एक दफा ऐड करने के बाद जब इनका माउथ क्लोज कर दिया जाएगा, जब जब आपको पर्पल कलर आयोडीन का नजर आएगा, इट मीन्स डैट के रिवर्स डायरेक्शन हो रहा है, या यूं कह लीजिए कि जो रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन रिवर्स है। जब भी आपको कलरलेस नजर आएगा, फ्लास्क में कोई कलर नजर नहीं आएगा, इट मीन्स दैट डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड है। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप देखिए कि डायरेक्शन की बेस पर आप डायरेक्शन की बेस पर नहीं कहेंगे हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनकी फिजिकल क्वांटिटी की बेस पर, फिजिकल क्वांटिटीज की बेस पर हमने डायरेक्शंस को क्या कर लिया, मेजर कर लिया। तो हम ये देख सकते हैं कि कब फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी और कब रिवर्स डायरेक्शन होगी, और ये बेसिकली हमारा रिवर्सेबल रिएक्शन होगा। स्टूडेंट्स पेज नंबर 2 के लास्ट से हम इसको रीड करेंगे। Let us discuss a reaction between hydrogen and iodine. Because one of the reactants, iodine is purple. Iodine का कलर क्या है reactants में से, पर्पल है, while the product hydrogen iodide is colorless. और हाइड्रोजन आयोडाइड का कलर कोई भी नहीं है, ये बेरंग है। Proceedings यानी जब ये चलेगा रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन आर इजीली ऑब्जर्वेबल, तो आप इसकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपने बनानी है वो आप इजीली बना सकते हैं, आप इसका जो मुशाहिदात हैं वो इजीली कर सकते हैं, क्योंकि कलर की बेस पे ये डिवाइड कर जाएंगे। ऑन हीटिंग, जैसे ही आप टेम्परेचर देंगे, हाइड्रोजन एंड आयोडीन वेपर्स इन अ क्लोज फ्लास्क, एक क्लोज फ्लास्क में ये वेपर्स बनेंगे और हाइड्रोजन आयोडाइड इज फॉर्म्ड, और हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बन जाएगी। एज अ रिजल्ट, इसके रिजल्ट में क्या होगा स्टूडेंट्स के पर्पल कलर ऑफ द आयोडीन फेड्स, पर्पल कलर जो है वो धुंधला होना शुरू हो जाएगा। फेड्स का मतलब धुंधला, और इतना धुंधला हो जाएगा कि बिल्कुल वैनिश होना शुरू हो जाएगा जब रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो उन्होंने पहला रिएक्शन इरिवर्सिबल फॉर्म में लिखा ताकि वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकें कि ये स्टार्ट कैसे होगा, और उन्होंने कह दिया दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। ऑन द अदर हैंड, अब ये सेकेंड फेज है रिएक्शन का कि व्हेन ओनली हाइड्रोजन आयोडाइड इज हीटेड इन अ क्लोज फ्लास्क, जब आप हाइड्रोजन आयोडाइड को हीट करेंगे क्लोज फ्लास्क में, तो पर्पल कलर जो है वो दोबारा अपीयर होना शुरू हो जाएगा आयोडीन वेपर्स का। अब उन्होंने दूसरी जो डायरेक्शन है वो दिखाने की कोशिश की है आपको, वो रिवर्स डायरेक्शन है। इन दिस केस हाइड्रोजन आयोडाइड एक्ट एज अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन एंड आयोडीन वेपर्स। बेसिकली उन्होंने दिखाने की क्या कोशिश की है, आप देख सकते हैं कि ऊपर हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्टेंट्स थे, जबकि सेकंड रिएक्शन में हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्टेंट के तौर पे काम कर रहा है। तो ये बात अभी हम पीछे पढ़कर आए थे, इट डजेंट मैटर कि रिएक्टेंट्स जो हैं या प्रोडक्ट जो हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने राइट साइड पे जो चीज़ लिखी थी वो प्रोडक्ट थी,
आप उस प्रोडक्ट को रिएक्टेंट्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बाय द वे दिस रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ द अबव, जो ऊपर वाला रिएक्शन है उसकी ये रिवर्स डायरेक्शन है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड रिवर्स रिएक्शन, इसलिए इसको रिवर्स रिएक्शन कहा जाता है। अब दोनों रिएक्शंस को कंबाइन किया गया तो फिर आपके पास इस तरह का रिएक्शन आएगा जो कि बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां तक हमने एक्सप्लेनेशन की बात की हाइड्रोजन एंड आयोडीन या हाइड्रोजन आयोडाइड के रिएक्शन को लेकर। इसी तरह डायग्राम के बिल्कुल नीचे लेट अस हैव अनदर एग्जांपल से सेकंड एग्जांपल की एक्सप्लेनेशन होगी। जब हम ये दूसरी वाली जो एग्जांपल है उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे तब इंशाल्लाह मैं आपको एक्सरसाइज का एक लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगा जिसके अंदर बेसिकली आपने इन दोनों एक्सप्लेनेशंस में से कोई एक एक्सप्लेनेशन राइट करनी है। इसीलिए मैं अभी आपको मार्क नहीं करवा रहा, पहले हम इन दोनों को रीड कर लेंगे। पहली वाली तो बहुत ईजी थी, सेकेंड वाली भी नो डाउट ईजी ही है, उसको भी पढ़ लेंगे, फिर आप इसमें से खुद चूज कर लें आपको कौन सी एग्जाम्पल ईजी लगती है और उसकी एक्सप्लेनेशन आप राइट कर सकते हैं। तो कल मतलब के नेक्स्ट डे में वर्क फॉर डे 2 में जब हम जाएंगे उसमें हम अगली एग्जाम्पल से स्टार्ट लेंगे और उसको समझेंगे, उसके बाद मैं आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन मार्क करवा दूंगा। फिल वक्त के लिए आज हमारा वर्क फॉर डे 1 यहाँ तक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 2 से अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ एक्सप्लेनेशन ऑफ द एग्जाम्पल नंबर 2। स्टूडेंट्स, बेसिकली हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड रिवर्सिबल रिएक्शन का टॉपिक था, जिसमें हमने एक एग्जांपल कंप्लीट कर ली थी। अब सेकंड एग्जांपल जो है हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और वर्क फॉर डे 2 में इंशाल्लाह हम ये कंप्लीट करेंगे। देखिए, इसको समझने के लिए पेज नंबर 3 पर अगर आप आएँ तो आपको एक रिएक्शन लिखा हुआ नज़र आएगा। आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड, ये एक केमिकल है जो कि आपके पास पाया जाता है सॉलिड स्टेट में, प्लस आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि किस स्टेट में पाई जाती है, एक गैस स्टेट में पाया जाने वाला आपके पास एक गैस है। ठीक है, पाए जाने वाली एक गैस है। कैल्शियम ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी तो रिएक्ट करने पर ये बनना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट, यानी CaCO3। ठीक है, ये बेसिकली बताया गया है सबसे पहले इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन कि अगर ये कंबाइन होंगे रिएक्टेंट्स तो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट में हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल रिएक्शन है और बेसिकली इसी रिएक्शन से हम एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्जाम्पल 2 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब पेज नंबर अगर आप 4 पर आएँ तो 4 पे आपको इसकी रिवर्स डायरेक्शन दिखाई गई। वो कैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम लेंगे CaCO3, इसको डिकम्पोज करने पर हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी
और ये बेसिकली हमारे पास स्टूडेंट्स डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन से मुराद कि ये डीकम्पोज हो जाएगा। इसमें आप ये बेहतर जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है और इसके साथ सिंगल हेडेड एरो लगाया जाएगा। देखिए बेसिकली ये दो रिएक्शन लिखने का मकसद क्या है, और मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि आपको वाइट बोर्ड पे 100 रिएक्शंस लिख के दे दिए जाएं, आप कैसे डिटरमिन करेंगे कि गिवन रिएक्शन रिवर्सिबल हैं कि इरिवर्सिबल है। ठीक है, आपको याद होगा, आपको ये बताया गया था कि सेंटर में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के सेंटर में मौजूद सिंगल हेडेड एरो अगर लगा हुआ होगा तो गिवन रिएक्शन इरिवर्सिबल है, और अगर डबल हेडेड एरो लगा होगा तो इट मींस दैट कि जो गिवन रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है। ठीक है, तो अब क्योंकि इन दोनों रिएक्शंस के सेंटर में आपको सिंगल हेडेड एरो लगा हुआ नजर आ रहा है, इट मींस दैट ये रिएक्शन जो हैं ये इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बता रहे हैं। और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में हमने ये पढ़ा था, 3 बातें पढ़ी थी। पहली कि जिसमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिकम्बाइन नहीं होते, दूसरी बात कि दे आर सपोज टू कंप्लीट, कि ये कंप्लीट रिएक्शन होते हैं, और तीसरा यही पढ़ा था कि दे आर सपोज टू कंप्लीट, और थर्ड पॉइंट ये पढ़ा था कि दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल हेडेड एरो। तो इट मीन्स डैट कि ये सपोज किए जाते हैं कि ये रिएक्शन कंप्लीट हैं। ठीक है, लेकिन अब आपने एक चीज़ और याद रखनी है कि इरिवर्सिबल एरो में रिएक्शन कंप्लीट तब ही होते हैं जब आप एक्सपेरिमेंट करते वक्त जो भी फ्लास्क लें उसको आप ओपन रखें। यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन तब ही होगा जब आपकी फ्लास्क क्या होगी, ओपन होगी। क्या होगी? ओपन होगी। बात समझ रहे हैं कैसे? ये देखिए, यहां पे मैंने 2 फ्लास्क बनाई हैं। इन दोनों फ्लास्क का माउथ ऊपर से क्लोज नहीं है, बल्कि इनका माउथ ओपन है। माउथ होने की वजह से, ओपन होने की वजह से क्या होगा कि हम इस फ्लास्क में लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। क्या चीज़ लेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पर हीट किया जाएगा, इसको टेम्परेचर दिया जाएगा। हीट को स्टूडेंट हम डेल्टा के साइन से भी शो करते हैं केमिस्ट्री में। आप बुक पे डायग्राम भी देखें साथ साथ, ताकि ये आप रिजेंबल कर सकें और आपको कन्वीनियंट लगे। उन्होंने डायग्राम में मोस्ट लेफ्ट साइड पे देखें लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। उसके बाद जो सेकंड डायग्राम उन्होंने बनाई वो क्या बनाई कि कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही आप हीट करेंगे ये स्प्लिट होके कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, प्लस क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में हम पढ़ कर आए हैं तो सॉलिड स्टेट में है, तो ये बॉटम पे बैठ जाएगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमने पढ़ा है कि एक गैस है, और गैस को जितनी स्पेस मिलती है वो उसको कवर करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? यहाँ पर ऊपर आने की कोशिश करेगी, उसको नजर आएगा फ्लास्क का माउथ ओपन है, तो वो इजीली कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। तो इस वजह से फ्लास्क के ओपन होने की वजह से जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव होना स्टार्ट होगी, हमारे पास पीछे सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड बच जाएगा जो कि इस वक्त आप ये कह लीजिए हमारे पास आखिरी प्रोडक्ट होगा, और इस तरह रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट। ठीक है, आपको इस हेडेड एरो के ऊपर आप डायग्राम पे देखें तो आपको एक जगह लिखा हुआ नजर आएगा इरिवर्सिबल रिएक्शन गोज टू कंप्लीटेशन, कि बेसिकली ये जो रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल है, ये डायग्राम भी इरिवर्सिबल किया है, और तकरीबन ये कंप्लीटेशन की स्टेज पर जा रहा है। और अगर इसी रिएक्शन को हम लिखें कंबाइन करके तो वो रिएक्शन कुछ इस तरह होगा कैल्शियम कार्बोनेट, सिंगल हेडेड एरो इरिवर्सिबल रिएक्शन को शो करे, इरिवर्सिबल रिएक्शन को शो करेगा, प्लस कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा हमारे पास, और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है इसलिए ये रिमूव हो जाएगी। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में है इसलिए वो यहाँ बॉटम पर बैठ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन थी इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब हम ऐसा क्या करेंगे
कि यही रिएक्शन इरिवर्सिबल की बजाय रिवर्सिबल कहलाए। तो आप राइट साइड पर दो डायग्राम्स देख सकते हैं। आपको डायग्राम्स में बेसिकली डिफरेंस क्या नजर आएगा? वो डिफरेंस ये होगा कि लेफ्ट साइड पे आपकी फ्लास्क का माउथ ओपन है, जबकि राइट साइड पे जो दो डायग्राम्स हैं उनमें फ्लास्क का माउथ क्या है? क्लोज है। देन इट मीन्स डैट के फ्लास्क के क्लोज होने पर और ओपन होने पर बेसिकली आपके रिएक्शन जो हैं वो इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल होंगे। ठीक है, पहले थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं, अभी तक जितना हमने पोर्शन इरिवर्सिबल का कवर किया है। पेज नंबर 3 के लास्ट पे आ जाएं। लेट अस हैव अनदर एग्जांपल व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट दे प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट। रिएक्शन गिवन है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। ऑन द अदर हैंड व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इन अ ओपन फ्लास्क, यानी जब आप इसको एक ओपन फ्लास्क में हीट करेंगे, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। कार्बन डाइऑक्साइड स्केप्स आउट, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसमें से क्या हो जाएगी? स्केप्स, निकलेगी। एंड द रिएक्शन गोज टू कंप्लीटिशन, और रिएक्शन जो है वो किस स्टेज पर पहुंच जाएगा? कंप्लीटिशन की स्टेज पे। तो आप देख सकते हैं अगला रिएक्शन भी आपको गिवन है, आपको समझा दिया गया है। उसके बाद दो डायग्राम्स हैं लेफ्ट साइड वाली, वो डायग्राम्स भी आपको समझ यकीनन आ गई होंगी। देखिए ये जो हमने पोर्शन पढ़ा है बेसिकली ये इरिवर्सिबल की एक्सप्लेनेशन का था। ठीक है, और जो एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको मैंने आज आपको मार्क भी करवाना है, बेसिकली वो रिवर्सिबल का पोर्शन है। ठीक है, वो किसका पोर्शन है? रिवर्सिबल का। तो इसलिए अभी तक हमने जितना पढ़ा था ये सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन थी जिसको आपने सिर्फ समझना था। अब बेसिकली अब जो हम स्टार्टअप करने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन इसी एग्जाम्पल की, बेसिकली वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए इसी डायग्राम में हम कुछ चेंजेस करेंगे। कुछ चीज़ें तो पहले वाली ही राइट की गई हैं, कुछ हम इसमें क्या करेंगे? चेंजेस करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स चेंजेस क्या होंगी वो आपने ज़रा समझनी है, वो आपने देखनी है। सिर्फ डायग्राम रिएक्शंस में आपको दोबारा राइट कर देता हूँ। ठीक है, डायग्राम में सबसे पहला चेंज जो बेसिकली होना है वो ये कि सबसे पहले आपकी जो फ्लास्क है उस फ्लास्क का माउथ जो है वो क्या किया जाएगा? क्लोज किया जाएगा, क्योंकि अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली वो क्लोज्ड फ्लास्क है। ठीक है, इसी तरह ये फ्लास्क का माउथ भी आप देखें, ये भी क्या किया जाएगा? क्लोज किया जाएगा। मतलब इसमें आपने अपने रिएक्टेंट्स ले लिए। लेफ्ट साइड वाली फ्लास्क में हम हमेशा क्या चीज़ लेते हैं? रिएक्टेंट्स। ठीक है, इसमें आप अपने रिएक्टेंट्स को लेंगे और फ्लास्क का माउथ क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट्स जो आएंगी बनेंगी उनकी बात करें। ले जी, हमने अपने रिएक्टेंट्स में कैल्शियम कार्बोनेट को ही लिया और कैल्शियम कार्बोनेट को ही हीट किया। हीट करने पे ये कैल्शियम कार्बोनेट ने इसके नेक्स्ट फेज में फ्लास्क में क्या चीज़ बनाई? कैल्शियम ऑक्साइड बनाई प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाई। लेकिन इस मर्तबा जब कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर गई तो ऊपर जाकर जब उसको नज़र आया कार्बन डाइऑक्साइड को कि भाई ऊपर तो फ्लास्क का माउथ क्लोज है, तो मैं तो बाहर नहीं निकल सकती, तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो है लेकिन ऊपर जब वो जाएगी, जब उसको रास्ता नहीं मिलेगा, तो हम यह कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट एस्केप, कि वो यहाँ से बचकर नहीं निकल सकती, वो यहाँ से बचकर नहीं निकल सकती। जब वो यहाँ से एस्केप नहीं हो सकती तो एस्केप ना होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को उसी फ्लास्क के अंदर रुकना पड़ेगा, और वही कार्बन डाइऑक्साइड बाद में कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी जो कि अंदर पड़ा हुआ था, और दोबारा से क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरह से ये अब सिंगल हेडेड एरो की बजाय हम इस रिएक्शन को डबल हेडेड एरो में लिखेंगे, और हम ये लिखेंगे कि ये कौन सा रिएक्शन बन जाएगा? रिवर्सिबल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बनेगा? रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है,
बल्कि ये लाइन अरेज कर देते हैं क्योंकि नीचे डबल हेडेड एरो लगा हुआ है। इस तरह ये आपके पास स्टूडेंट्स बेसिकली क्लोज फ्लास्क की बात की जाएगी, और क्लोज फ्लास्क में बेसिकली जो रिएक्शन लिखा जाएगा वो एक ही रिएक्शन होगा, तो हम उसको भी राइट कर लेते हैं। क्लोज्ड फ्लास्क वो क्या रिएक्शन है जी, हम लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को, इसको हीट करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी, लेकिन रिएक्शन की क्या हो जाएगी यहाँ पे, रिएक्शन की यहाँ पर हो जाएगी डिकम्पोजिशन, यानी ये डिकम्पोज हो जाएगा। फिर कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनको आपस में दोबारा कंबाइन करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लास्क का माउथ क्लोज है, तो इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। लेकिन इस मर्तबा जो इनके दरमियान जो रिएक्शन है वो किस चीज़ का होगा, कॉम्बिनेशन का, और इस तरह आपके पास दोबारा जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली बात थी हमारी क्लोज्ड फ्लास्क की। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम इसको रिवर्सेबल रिएक्शन को थोड़ा सा इख्तिताम पर लेकर आते हैं। देखिए, रिवर्सेबल रिएक्शन में जब कैल्शियम कार्बोनेट स्प्लिट हुआ, डिकम्पोज हुआ, तो उसने कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाए। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये बेसिकली हमारी कौन सी डायरेक्शन थी, फॉरवर्ड डायरेक्शन थी। क्या थी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। थोड़ा सा क्लोज फ्लास्क को यहाँ से रेज कर लेते हैं, डायरेक्शंस को लिखना है, हम थोड़ा सा ऊपर करके क्लोज फ्लास्क लिख लेते हैं। ठीक है जी, क्लोज्ड फ्लास्क, कि हम अब क्लोज फ्लास्क की बात कर रहे हैं, ये बात क्लोज फ्लास्क। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट जब कंबाइन हो स्प्लिट होके डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे थे, इट मींस दैट ये कौन सी डायरेक्शन थी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको यहां पे बता दूं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फॉरवर्ड रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी। प्रोडक्ट तो अभी थे ही नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट कौन बनाएंगे, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को बनाएंगे। इट मींस दैट कि स्टार्ट के रिएक्शन के स्टार्ट पर कैल्शियम कार्बोनेट बेसिकली कंसंट्रेशन में ज्यादा थे, जिसको हम यूं कहेंगे कि स्टार्टिंग में फॉरवर्ड रिएक्शन या फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो कंसंट्रेशन होगी या जो मिकदार होगी वो ज़्यादा होगी, और फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट में फास्ट होगा, और वो 1, 2, 3, 4 प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, फिर इसके ऑपोजिट जो डायरेक्शन होगी वो बेसिकली क्या होगी, रिवर्स डायरेक्शन। क्या होगी, रिवर्स डायरेक्शन, जिसको आप रिवर्स रिएक्शन का नाम दें। तो रिवर्स रिएक्शन की जो डायरेक्शन है रिवर्स, बेसिकली वो रिएक्शन के स्टार्टिंग में क्या होगी, स्लो होगी, क्योंकि जब तक रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाएंगे नहीं, प्रोडक्ट कब वापस रिएक्टेंट्स बन सकेंगे। तो ये याद रखिए कि रिएक्शन के स्टार्ट पे हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन की डायरेक्शन फास्ट होगी, जबकि रिवर्स रिएक्शन की डायरेक्शन जो होगी वो स्लो होगी। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम गुजरेगा, बहुत से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बना चुके होंगे, तो अब प्रोडक्ट का काम होगा कि वो क्या बनाएं, रिएक्टेंट्स बनाएं। इसलिए थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी जो डायरेक्शंस हैं, उनकी जो स्टेट्स हैं वो चेंज हो जाएंगी। यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो स्लो होना शुरू हो जाएगा, जबकि रिवर्स रिएक्शन जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, फास्ट होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पर होगा ये कि एक वक्त के बाद जाकर आपका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो, और दूसरी तरफ जो आपका रिवर्स रिएक्शन है वो, ये बेसिकली मिकदार यानी कंसंट्रेशन बेसिस पर एक दूसरे के क्या होने की कोशिश करेंगे, इक्वल होने की कोशिश करेंगे। क्या होने की कोशिश करेंगे, इक्वल। जब ये इक्वल होंगे तब बेसिकली हमारे माइंड में एक वर्ड आएगा इन दोनों के लिए, और वो वर्ड क्या होगा, बैलेंस। कि इस रिएक्शन ने बेसिकली यहाँ पर इन दोनों ने, फॉरवर्ड रिएक्शन ने और रिवर्स रिएक्शन ने बेसिकली यहाँ पर क्या चीज़ मेजर करने की कोशिश की है,
या क्या चीज़ लाने की कोशिश की है, तो वो बेसिकली क्या चीज़ है, बैलेंस। ठीक हो गया जी। आइए अब स्टूडेंट्स बुक पे पेज नंबर 4, आपको सबसे पहले तो डायग्राम नज़र आ रही है और डायग्राम आपको अच्छी तरह समझ भी आ गई है। अब आप नीचे एक्सप्लेनेशन पर आ जाइए। इन दीज टू रिएक्शंस decomposition is reverse to combination और vice versa। vice versa का मतलब opposite ही होता है। means to say, जैसे उन्होंने कहा कि decomposition is reverse to combination, कि decomposition reverse है combination के, तो vice versa का मतलब होगा combination reverse है decomposition के। कहते हैं when calcium carbonate is heated in a closed flask, जब एक closed flask में आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, so that कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट escape out, तो कार्बन डाइऑक्साइड बच के बाहर नहीं जा सकती। बाकी आप आगे काट दें इसको एज शोन इन फिगर को। आगे हम चलते हैं। इनिशियली ओनली डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन। इनिशियली का मतलब है बिगनिंग में, जाहिर सी बात है बिगनिंग में क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो टेक्स प्लेस होंगे, चलेंगे और फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, और फिर क्या बनना शुरू होंगे, प्रोडक्ट। बट आफ्टर अ वाइल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टार्ट करना शुरू कर देगी कंबाइनिंग विद कैल्शियम ऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, और दोबारा क्या बनना शुरू हो जाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कौन सी डायरेक्शन, रिवर्स। इन द रिवर्स रिएक्शन, सॉरी इन द बिगनिंग, आगाज में फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि स्टार्टिंग में सिर्फ रिएक्टेंट्स मौजूद होंगे, प्रोडक्ट तो होंगे ही नहीं, इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्टिंग में क्या होगा, फास्ट होगा। एंड रिवर्स रिएक्शन इज स्लो, क्योंकि वो भी बनना शुरू होंगे तो उनकी मिकदार बहुत कम होगी, तो वो स्लो होंगे। बट इवेंचुअली अचानक ही फिर क्या होगा, द रिवर्स रिएक्शन स्पीड्स अप, कि जो रिवर्स रिएक्शन है उसकी स्पीड जो है वो फास्ट हो जाएगी। एंड बोथ रिएक्शंस गोज ऑन एट द सेम रेट, और दोनों रिएक्शन जो हैं वो किस पर चले जाएंगे, सेम रेट पे चले जाएंगे। सेम रेट का मतलब क्या है कि जिस कंसंट्रेशन से फॉरवर्ड रिएक्शन मूव कर रहा था और उसकी डायरेक्शन आ रही थी, उसी कंसंट्रेशन से रिवर्स रिएक्शन मूव करेगा। ठीक है, तो कहते हैं जी कि एट दिस स्टेज डिकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन टेक प्लेस एट द सेम रेट, रेट उनके सेम हो जाएंगे बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। ठीक है, जैसे फॉरवर्ड जो है उसका मतलब भी आपको पता है, फॉरवर्ड के आगे जाना, तो ये रिएक्शन आगे की तरफ, रिवर्स का मतलब बैक होता है, तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे के ऑपोजिट। ठीक है, अच्छा जी, आगे कहते हैं जी कि बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस एज अ रिजल्ट अमाउंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड डू नॉट चेंज, इनकी अमाउंट जो है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब आपको आगे रिएक्शन लिखा हुआ नजर आ रहा है रिवर्सिबल का। उसके बाद कहते हैं जी व्हेन वी थिंक ऑफ द टर्म इक्विलिब्रियम, कि जब हम इस तरह की टर्म के बारे में सोचते हैं इक्विलिब्रियम, द फर्स्ट वर्ड दैट यूजुअली कम इन माइंड इज बैलेंस, तो जो पहला वर्ड हमारे जहन में आता है बेसिकली वो क्या होता है, बैलेंस। ठीक है, अच्छा यहां तक जरा स्टूडेंट्स आप स्टॉप कर जाएं। अब आप 2 मिनट के लिए एक्सरसाइज में आए पेज नंबर 18 पर, पेज नंबर 18 पर, और शॉर्ट क्वेश्चंस में आए। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको पहला शॉर्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, व्हाट आर इरिवर्सिबल रिएक्शंस, ये आपको वर्क फॉर डे 1 में करवाया था, उसकी डेफिनेशन लिखें। आगे उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का पूछा है, तो बाकी जो 2 पॉइंट करवाए थे आपको इरिवर्सिबल रिएक्शन के, ठीक है, they are supposed to complete, they are represented by single headed arrow between reactants and products, ये बेसिकली आपको पॉइंट करवाए थे, थ्योरी में लिखे हुए हैं। आपका ये पहला शॉर्ट इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन के नीचे इसी तरह 2 पॉइंट्स आपको करवाए थे, वो कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगे
और इस तरह ये आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स नीचे एक्सटेंसिव क्वेश्चंस में आइए। पहला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन क्या है गौर से सुनिए। डिस्क्राइब अ रिवर्सेबल रिएक्शन, यानी सबसे पहले आपने रिवर्सेबल रिएक्शन को डिस्क्राइब करना है। साथ उसने कहा है जी कि विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, किसकी मदद से, एग्जाम्पल की मदद से, एंड ग्राफ, और फिर ग्राफ बनाना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इसको अगर देखा जाए तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए था, या हम खुद डिवाइड कर लेते हैं कि पहले हम रिवर्सेबल रिएक्शन के बारे में बताएंगे, फिर हम एक्सप्लेनेशन बताएंगे रिवर्सेबल रिएक्शन के बारे में, और फिर एक जो है वो ग्राफ जो है वो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये 3 काम हैं इस क्वेश्चन में, जिनमें से 2 काम हम कर चुके हैं। सबसे पहले हम रिवर्सेबल रिएक्शन के बारे में लिखेंगे इस लॉन्ग क्वेश्चन में, जिसके लिए आपको स्टूडेंट्स पेज नंबर 2 पर आना पड़ेगा। वहाँ पे आपको रिवर्सेबल रिएक्शन के बारे में डेफिनेशन के साथ 2 पॉइंट्स मैंने करवाए थे। क्या कि दीज रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन, ये एक पॉइंट था, और सेकंड इसके साथ था दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल हेडेड एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, पहले आप इतना लिखेंगे, फिर आप हेडिंग बनाएंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्जाम्पल। और जैसा कि मैंने आपको ये कहा था कि आप दोनों में से कोई सी एक एग्जाम्पल की एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, या तो हाइड्रोजन आयोडाइड वाले रिएक्शन की, या फिर ये कैल्शियम कार्बोनेट वाले रिएक्शन की। ठीक है, मैं हमेशा स्टूडेंट्स ये वाला रिएक्शन प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये एक तो इंटरेस्टिंग है, और लिखते वक्त भी आपको होपफुली अच्छा फील होगा कि वाकयातन अगर आपने समझा हुआ है तो आपको अच्छी तरह ये लिखने में मज़ा आएगा। इसके लिए आप कहाँ से राइट करेंगे, पेज नंबर 4 पे डायग्राम्स के नीचे जो पैराग्राफ है उसकी सेकंड लाइन से, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे आप हेडिंग बना लीजिए एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्जाम्पल। यहाँ से आप लिखेंगे व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट से लेकर आखिर तक सेकंड लास्ट लाइन आपको नज़र आ रही होगी, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यहाँ तक आप इसको राइट करेंगे। इसमें मैंने थोड़ी सी कटिंग करवाई थी सेकंड लाइन में, एज शॉन इन फिगर 9.2, ये आप छोड़ देंगे, बाकी आपने इसको कॉपी पेस्ट एज इट इज लिखना है। उसके बाद ये वाला रिएक्शन आपको नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, CaCO3 रिवर्सेबल रिएक्शन, CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, आप ये लिखेंगे। इतना लिखने के बाद अब आपने स्टूडेंट्स मूव करना है ग्राफ की तरफ। तो फिल वक्त मैं ये कहूँगा कि ये लॉन्ग हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट डे में जब हम वर्क फॉर डे 3 स्टार्ट करेंगे तो हम फिर ग्राफ की डिस्कशन करेंगे। तो इस तरह फिर जाके हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। फिल वक्त एक्सरसाइज का एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो रहा है कंप्लीट, तो हम उसकी तरफ मूव करते हैं। रीडिंग में आगे देखिएगा, लिखा हुआ है जी कि however the balance may be achieved in a variety of ways, यानी कई तरीकों से जो है वो बैलेंस जो है वो किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन को। और उन्होंने यहाँ पे वर्ड मे बी लिखा हुआ है। मे बी का मतलब है कि ये सपोज कर रहे हैं कि रिएक्शन को कई तरीकों से बैलेंस किया जा सकता है। ठीक है, 10 का वर्ड छोड़ के व्हेन का W आप कैपिटल करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी शॉर्ट क्वेश्चन है, गौर से सुनिएगा। When the rate of the forward reaction is the same as the rate of reverse reaction, यानी जो रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि जो रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का है वो सेम होगा अगर रिवर्स रिएक्शन के, तो कहते हैं द कॉम्पोजिशन ऑफ द रिएक्शन, यानी उस रिएक्शन की जो बनावट होगी, मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट, वो बनावट उसकी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। इट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, इसको हम नाम देंगे केमिकल यानी केमिकल रिएक्शंस, इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस, और स्टेट मतलब हालत, यानी एक ऐसी हालत में केमिकल रिएक्शन है जो कि बैलेंस फॉर्म में रहेगा, कांस्टेंट फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज पेज नंबर 18 पे शॉर्ट क्वेश्चंस में सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। लेकिन ये तो अभी डेफिनेशन हुई है, अब सवाल ये है कि आप इसका सेकंड पॉइंट क्या बनाएंगे। तो इसकी अगली लाइन सिर्फ सुनिएगा, एट इक्विलिब्रियम स्टेट देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज,
यानी इक्विलिब्रियम स्टेट पे दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। अब ये शॉर्ट कंप्लीट करने के लिए आप हेडिंग बनाएंगे पॉसिबिलिटीज की। क्या हेडिंग बनाएंगे? पॉसिबिलिटीज। और आप नंबरिंग में 1 और 2 लिख के इसकी पॉसिबिलिटीज के सिर्फ नेम्स मेंशन करेंगे। वो नेम्स क्या हैं? नीचे आप पहला पॉइंट देखिए, उसमें लिखा हुआ है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक नेम ये हो जाएगा। और उसके बाद नीचे जाके देखिए तो आपको नजर आएगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये दूसरा नेम है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज जो हैं, उसके पॉसिबिलिटीज की हेडिंग में आप ये दो नेम्स लिख देंगे। इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट का शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि आज हमने वर्क फॉर डे 2 में अपना जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 70 से 80% कंप्लीट कर लिया है। अब उसमें ग्राफ के एडिशन का मैंने आपको बता दिया कि वो नेक्स्ट टाइम में आपको थोड़ा सा वो ग्राफ आपको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। फिर इंशाल्लाह आप ये कह लीजिए कि जो हमारी मेजर हेडिंग स्टार्ट हुई थी, जो कि मैंने वाइट बोर्ड पे सबसे ऊपर मेंशन की हुई है, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये कंप्लीट हो जाएगी। और इंशाल्लाह वर्क फॉर डे 3 में मैं आपको इस मेजर जो हेडिंग है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसके बारे में भी बता सकूंगा। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा वर्क फॉर डे 2 यहाँ तक कंप्लीट होता है। अपना ख्याल रखिए, इस टॉपिक को अच्छी तरह याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।